इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे तमाम लोगों तक पहुंचाएं और आप अपने कमेंट से हमें Contact ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम मज़ीद अपने वीडियोज़ 034682075551. में बेहतरी पैदा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 112 यानी 112 और आर्टिकल 224 यानी आर्टिकल 112 और आर्टिकल 224 पे बात करेंगे, जो कि आज का तकरीबन हॉट इशू भी है। आर्टिकल 112 डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली की मुअत्तली। The governor shall dissolve the provincial assembly if so advised by the chief minister, and the provincial assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the chief minister has to advise. सूबाई असेंबली किसी भी सूबे की पाकिस्तान के अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस दे गवर्नर को तो शैल बी डिसॉल्व, तो वो लाजमी असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी within 48 hours of the advice of chief minister. अब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर पाबंद है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर दे, बेशक असेंबली की पूरी टर्म ना भी हुई हो तो भी, यानी बिफोर टाइम भी असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है, जैसा कि पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली हाल ही में डिसॉल्व हुई है चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। अब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 224 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, इलेक्शन का टाइम और बाय इलेक्शन का टाइम, आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली शेल बी हेल्ड, जब भी कानून में शेल का लफ्ज आएगा तो ताकीदन है, लाजमी किया जाएगा। शेल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the result of the election shall be declared not later than 14 days before the day, जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके विद इन 14 days इलेक्शन शुड बी अनाउंस्ड। अब इसका नंबर 1 क्या है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट टर्म्स और इन केस इट डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 58 और आर्टिकल 112, अगर असेंबली ने अपनी पूरी मुद्दत करके डिसॉल्व हुई हो, या अंडर आर्टिकल 58 या अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 58 क्या है? उसमें प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, और अगर प्रेसिडेंट 58 आर्टिकल के तहत कौमी असेंबली को डिसॉल्व करता है तो तमाम सूबाई असेंबलियां ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 112 के तहत भी कोई असेंबली डिसॉल्व हुई हो, जो कि सूबाई चीफ मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 112 के तहत वक्त से पहले कोई भी असेंबली को डिसॉल्व करे, यानी अपनी असेंबली को चीफ मिनिस्टर डिसॉल्व करने का एडवाइस करे गवर्नर को, और गवर्नर विद इन 48 आवर्स उस असेंबली को साइन करके उस एडवाइस पर डिसॉल्व कर देता है। अगर गवर्नर 48 आवर्स में उस एडवाइस पर चीफ मिनिस्टर के साइन नहीं करता तो तब भी 48 घंटे पूरे होने पर असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व तस्वुर की जाती है। ये कानून है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर असेंबली अपना टर्म पूरा करके डिसॉल्व हुई है, या आर्टिकल 112 के तहत चीफ मिनिस्टर ने बिफोर टाइम डिसॉल्व कर दी है, या आर्टिकल 58 के तहत प्रेसिडेंट ने बिफोर टाइम नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी है, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, अगर सूबाई असेंबली का मसला है तो गवर्नर, और अगर कौमी असेंबली का मसला है तो प्रेसिडेंट, एज द केस में बी शैल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। अब क्या होगा? अगर कोई सूबाई असेंबली 112 आर्टिकल के तहत गवर्नर को एडवाइस करके चीफ मिनिस्टर ने डिसॉल्व कराई है, तो गवर्नर जो है उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, और उसमें वो चीफ मिनिस्टर यानी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर निगरान वजीर आला को अपॉइंट करेगा, और ऐसी कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए वो पाबंद है
आइन के इस आर्टिकल 224 के सब आर्टिकल 2 के तहत कि वो साबका चीफ मिनिस्टर जिसने असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस की थी उसके, और जो हाउस ऑफ ऑपोजिशन है यानी जो हेड ऑफ ऑपोजिशन है, उन दोनों के मशवरे से वो कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा. Provided further, the member of the federal and provincial caretaker cabinet shall be appointed on the advice of the caretaker prime minister or the caretaker chief minister as the case may be. जब गवर्नर किसी निगरान वजीर आला को साबका वजीर आला और ऑपोजिशन लीडर की मशावरत से अपॉइंट कर देगा, तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर जो कि निगरान वजीर आला होगा वो मुख्तलिफ लोगों को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा ताकि वो सरकार के कामों को चला सके. A member of caretaker cabinet including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following election to such assembly. अब जो निगरान वजीर आला बनता है या निगरान वजीर आजम बनता है तो आने वाले इलेक्शन में वो खुद भी हिस्सा नहीं लेगा, शैल नॉट बी एलिजिबल, किसी हाल में वो उस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही उसका कोई रिश्तेदार उस इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है. और आइन आगे जाके कहता है कि रिश्तेदार से मुराद ये कि सिबलिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर और निगरान वजीर आजम के बच्चे या उसकी बीवी या वो खुद आने वाले इलेक्शन में किसी हाल में भी वो हिस्सा नहीं ले सकते. अब इसमें when expect the dissolution of the National Assembly or a provincial assembly, a general seat in any such assembly has become vacant not later than 120 days before the term of the assembly is due to expire. An election to fill the seat shall be held within 60 days from the occurrence of the vacancy. अब किसी भी हाल में 60 डेज से ज़्यादा टाइम किसी सीट खाली होने वाले सीट पर खाली सीट को नहीं छोड़ा जाएगा और उस पर हर हाल में इलेक्शन कराना होगा अगर असेंबली टूटने में 120 दिन से ज़्यादा का टाइम रह गया है. अब इस पूरे जो हम आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इसमें ये क्लियर लिखा है कि प्रिस्क्राइब टाइम में इलेक्शन कराना जो है वो ज़रूरी है. अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो इसका मतलब आपने आइन से इनहिराफ किया है. और जो प्रिस्क्राइब टाइम है, अब इस सूरत में मिसाल के तौर पे पंजाब असेंबली टूटी और केपी की असेंबली टूटी है, इसमें 90 डेज के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन कराना होगा क्योंकि 90 डेज पूरे होने के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट यानी जिस दिन असेंबली टूटी उस दिन के बाद से 90 दिन तक निगरान हुकूमत में कोई भी वजीर आला अपने काम को सरअंजाम दे सकता है और वो उसका काम आईनी होगा. लेकिन जैसे ही 90 दिन खत्म होंगे तो 91 जो डे स्टार्ट होगा. आइन कहता है इस आर्टिकल 224 के तहत कि 91वां दिन जो होगा उसमें वो निगरान वजीर आला नहीं होगा, ना ही कोई निगरान वजीर होगा. तो उस वक्त अगर किसी ने कोई काम किया एज एन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर और केयर टेकर मिनिस्टर तो वो उसका एक्ट, वो दस्तखत, वो काम, वो अहकामात गैर आइनी होंगे और आइन से इनहिराफ होगा. और ऐसे में दूसरा एक आर्टिकल मौजूद है जो कि अगर गवर्नमेंट में रहते हुए कोई शख्स आइन से इनहिराफ करे तो उसकी क्या सज़ा है, उसके लिए आर्टिकल्स मौजूद हैं. लिहाजा किसी भी हाल में इलेक्शन पंजाब असम्बली के और केपी के असम्बली के 90 डेज में होने चाहिए. ये आइन की किताब है, इसमें आप आर्टिकल 112 पढ़ लें, आर्टिकल 224 पढ़ लें, ये बिल्कुल क्लियर है और कोई भी इससे तजावज़ नहीं कर सकता. और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो मावराए कानून वो अमल माना जाएगा, मावराए आइन होगा, आइन से हटके. याद रखें, तमाम पाकिस्तानी इस बात को याद रखें, अपने जहन में रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना जुडिशरी है, ना इस्टेब्लिशमेंट है, ना पार्लियामेंट है, बल्कि पाकिस्तान का आइन है.
क्योंकि इस आइन के तहत आर्टिकल 175 से लेकर 213 तक जुडिशरी का तमाम रोल इस आइन ने दिया है। तो जुडिशरी इस आइन के दिए हुए आर्टिकल 175 से लेकर 213 तक के अंदर काम करने की पाबंद है। अगर जुडिशरी इन आर्टिकल से बाहर निकलती है तो वो तमाम काम जुडिशरी के गैर आइनी होंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक फेडरेशन का रोल है, सदर क्या कर सकता है, उसके क्या पावर है, क्या इख्तियार है। अगर सदर पाकिस्तान आर्टिकल 41 से लेकर 49 से बाहर निकलता है तो उसका हर काम गैर आइनी होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 90 तक पार्लियामेंट के तमाम अफेयर इस आइन ने दिए। अगर आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 90 से बाहर निकलती है पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट का वो कदम गैर आइनी होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आर्टिकल 91 से आर्टिकल 100 फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करती है। अगर आर्टिकल 91 से आर्टिकल 100 की जो लिमिटेशन ऑफ बाउंड्री है फेडरल गवर्नमेंट उसके बाहर जाके कोई काम करती है तो फेडरल गवर्नमेंट का वो काम गैर आइनी होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 101 से लेकर 105 गवर्नर का रोल देती है और 106 से लेकर 127 तक प्रोविंशियल असेंबली का रोल देती है और 127 से लेकर 140 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल डिक्लेयर करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर गवर्नर अपने आर्टिकल की लिमिट से बाहर निकलता है तो उसका काम गैर आइनी है। अगर प्रोविंशियल असेंबली आर्टिकल 106 से 127 से बाहर निकलती है तो उसका काम गैर आइनी है। और अगर गवर्नमेंट यानी केयर टेकर गवर्नमेंट हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो वो आर्टिकल 127 से 140 से बाहर निकलती है तो उसका कदम गैर आइनी तस्वुर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इलेक्शन की टाइमिंग में केयर टेकर गवर्नमेंट आर्टिकल 212 से बाहर निकलती है तो उसका ये काम गैर आइनी होगा। लिहाजा आवाम को ये चाहिए कि वो इस बात का इयादा करें कि पाकिस्तान में कोई इदारा, ख्वाह वो पार्लियामेंट हो, ख्वाह वो जुडिशरी हो या वो कोई और इदारा हो, किसी कीमत पर आइन को हाथ में ना ले। अगर आइन पाकिस्तान पर हम चलेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आइन जो है वो किसी भी इदारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेन इम्पोर्टेंस, मेन इज्जत और तकरीम इस आइन पाकिस्तान की है और इसके अंदर आइन ने जिस इदारे को जितनी इज्जत दी है उस इदारे की उतनी इज्जत है और वो हमें करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का हमारा वीडियो क्लिप पसंद आएगा। ये अवेयरनेस के लिए हमने ये क्लिप बनाया ताकि आम आदमी को आइन के हवाले से पता चले कि इलेक्शंस कितने दिन में होने चाहिए, ताकि कन्फ्यूजन आवाम के जहनों से दूर हो जाए और गवर्नमेंट कोई भी गैर आइनी कदम ना उठा सके। इस वीडियो को देखें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हर पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीज़ हो। शुक्रिया।